सो वेलकम यू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के एक टॉपिक ऑफ द डे से। टॉपिक का नाम है टूरिज्म। आपको दिख गया होगा। ये देखिए बहुत कॉमन टॉपिक है, सबका प्रिपेयर होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रिपेयर रहता है। लेकिन इसमें देखिए, आपको अगर मेंस में लिखना है तो ऐसे या फिर पूरे किसी भी पेपर में कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन आता है। आपको अगर किसी से बात करनी है, इंटरव्यू देना है, तभी भी आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। प्रीलिम तो क्या ही है, मीन्स दोनों सबको मिला दो तो वो प्रीलिम में कहीं ना कहीं यूज हो ही जाता है। ठीक है, अब बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं या कुछ एक अपडेटेड डेटा फैक्ट वो चाहते हो, वो भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं टूरिज्म से। आपको समझना हो तो इसमें जितने पॉइंट है, फैक्ट है, वो अलग अलग बिखरी हुई है। अभी मैं आपको कुछ एक स्टोरी सुनाता हूँ, उसके हिसाब से फिर हम कनेक्ट करेंगे। और आप बस एक बार विजुअलाइज कर लेना, फिर आप आराम से कुछ भी पूछ ले। नहीं, उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं पे ब्लैंक हो जाओगे। सपोज दो लोग हैं, दो में चलिए किसे किसे रखते हैं, एक एक आप में से कोई है और एक चलिए इधर मैं हूं। ठीक है, हम दो लोग हैं। उत्तराखंड का हमें भ्रमण करना है या फिर कहीं पे यात्रा पे जाना है, या एक तरह से उत्तराखंड जाना है एज ए ट्रेवलर या घूमने के लिए यात्री हैं हम। ठीक, आप यहाँ पे जो रख रहे हो खुद को ही रखना, ताकि आपको वो एक्सपीरियंस हो। एक साइड में मैं हूं तो आपको दोनों की एक पिक्चर बनती हुई नजर आएगी। ठीक, आप में से कुछ बच्चे, ज्यादातर लोग होंगे कि भाई उनको क्राउड या फिर ऐसा हिल स्टेशन जहाँ पे खूब धूमधाम हो, बढ़िया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, ये सब बढ़िया हो, वो सब चाहिए। तो लोग मसूरी, नैनीताल वहाँ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको भेजता हूँ। आप मसूरी, नैनीताल किसी भी एक हिल स्टेशन को चुन लीजिए, आप वहाँ जाते हो। मैं जिस प्रवृत्ति का हूँ तो मुझे सपोज ऊपर एकदम और हाई ऑल्टीट्यूड पे जाना है। आप रुद्रप्रयाग, केदारनाथ या उस किसी एरिया को आप विजुअलाइज कर लीजिए कि मैं वहां पे गया हूं, आप मसूरी गए हो। ठीक, दो चीज। अब आपको जैसे आप मसूरी पहुंचते हो तो आपको एक इशू लगता होगा कि यार अब बाई कार गए हो तो यार कहाँ पार्क करनी है। तो आप पहले पार्किंग ढूंढोगे, उसके बाद आप पार्किंग से चलिए आपने कहीं पे खड़ी भी की गाड़ी, उसके बाद आओगे तो आपको थोड़ी भीड़ भाड़ मिलेगी ही रोड पे। वहां पे भीड़ भाड़ भी है। फायदा क्या है उसका कि आपको जो फैसिलिटी चाहिए वो सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। अब मेरी साइड से आप देखो, मैं गया हूं उत्तराखंड में कहीं ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड पे, केदारनाथ या उसके आसपास का कोई ऐसी रिमोट लोकेशन, गुप्त काशी, ऊखी मठ, चोपटा, वो विजुअलाइज आप कर सकते हो। ठीक, वहां हो। ठीक, अब वहां पहुंचने में ही पहली बात तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई कि रुद्रप्रयाग से ऊखी मठ या गुप्त काशी का जो रूट है, वो आपने देखा अभी लैंडस्लाइड में या फिर कितना सीजन टाइम पे, सीजन मतलब मानसून सीजन के टाइम पे पूरा वो बह गया था। अभी भी वहां पे काम चल रहा है। वो बीच का रोड लगभग 500 मीटर अभी भी बहुत खराब है। तो पहला इशू तो मुझे आ रहा है कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर की ही प्रॉब्लम है, वहां तक पहुंचने की ही प्रॉब्लम है, एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है। मैं वहां पे चलिए पहुंच भी जाता हूँ तो वहां पे ऐसे अच्छे होटल ये सब चीजें नहीं मिलेगी। मैं रुकता हूँ चलिए किसी होम स्टे में, अच्छी चीज है वो तो, ज्यादा अच्छा है। मैं चलिए वहां पे रुकता हूँ, आपको विजुअलाइज करना है बस। मैं वहां पे रुकता हूँ। ठीक, वहां पे मुझे अगर टूरिज्म के लिए जाना है तो मैं कहीं स्पिरिचुअल जगह ही जाऊंगा। सपोज चोपटा होते हुए तुंगनाथ या मद महेश्वर, केदारनाथ का भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो मैं सपोज वहां जाता हूँ, मैं पहुंच जाता हूँ, तो पता चलता है कि रास्ता जो अभी खराब था वो पूरा बह गया है। क्यों? क्योंकि आप मॉनसून सीजन में आए हो, और मॉनसून के टाइम पे बारिश ज्यादा होती है, लैंडस्लाइड होती है, वो पूरा बह गया है। अब मैं आया था 2 दिन के हिसाब से, अब हो गए हैं 1 हफ्ते से ज्यादा। एक वो प्रॉब्लम है। ठीक, ऊपर से वापस आ भी पाऊंगा या नहीं वो भी एक चैलेंज है। हो सकता है कि जहां पे मैं हूं वहीं से पूरा लैंडस्लाइड हो जाए, तो एक वो भी चैलेंज है, एनवायरमेंटल चैलेंज है।
दूसरा चैलेंज क्या था? सीजनल चैलेंज था। तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस थे। अब चैलेंजेस, सॉल्यूशन, सारी चीजें इसी में जुड़ी हुई है। कैसे? वन बाय वन हम टॉपिक देखेंगे, उस टॉपिक को आप कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करते जाना, लास्ट में जाके एक बार सोच लेना सही से कि अच्छा ऐसे 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 ऐसे, बस आपका टूरिज्म तैयार हो गया। इससे ज़्यादा कहीं कुछ भी पढ़ लो नहीं काम आएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उत्तराखंड के थोड़े से आंकड़ों की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड, एक आपको जो बेसिक पता होना चाहिए, 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था 3 बड़े भागों में डिवाइडेड है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा सेकेंडरी, एक टर्शरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर ये सब रहता है, सेकेंडरी में रहती है आपकी जो इंडस्ट्री है वो, तीसरे में आता है सर्विस सेक्टर। जो थोड़ा सा और इसमें समझना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर, आपने खेती से जो भी प्रोड्यूस किया वो जाएगा किसी इंडस्ट्री में, तो उसको सेकेंडरी बोल देंगे। और इंडस्ट्री में जाने के बाद फिर वो किसी दुकान पे जाएगा माल बिकने के लिए, तो उसको सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। टर्शरी सेक्टर में ही आपका आता है टूरिज्म, क्योंकि उसमें कुछ बन नहीं रहा है, बस जो भी चीज़ें हैं आपको सेवा प्रदान की जा रही है। कि मैं होम स्टे में रुक रहा हूँ तो वहाँ पे एक सेवा दी जा रही है, आप होटल में रुकते हो उसकी एक सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है। मैं कार से जाता हूँ, ठीक है, टैक्सी से जाते हूँ तो एक ट्रांसपोर्टेशन, वो भी एक सर्विस में आएगा। कहीं से एटीएम से पैसे निकालता हूँ, बैंकिंग, वो भी सर्विस में आएगा, क्योंकि एक सेवा है। इवन किसी के फोन से बात करता हूँ, कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, ये भी सेवा है। अगर थोड़ी तबीयत खराब हो जाए, किसी हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो वो भी आपका सर्विस में ही आएगा, क्योंकि वो भी एक सेवा है। कुछ पढ़ना है, पढ़ाना है कुछ, तो वो भी एक सेवा में ही आएगा। तो ये सर्विस सेक्टर में आते हैं। मोटी मोटी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो सर्विस सेक्टर, तो जो पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, वो लगभग 10% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। इंडस्ट्री लगभग 44-45 रहती है, और 45-46 या 44-45 ही आपकी रहती है सर्विस सेक्टर। इन तीनों को मिला दीजिए कि चलिए 45% सर्विस सेक्टर का हिस्सा है, या 100 रुपए में से 45 रुपए आपको दे रहा है सर्विस, 45 देता है इंडस्ट्री, बचा कितना? 10 देता है आपको एग्रीकल्चर। टोटल आपका 100% हुआ। तो अब जो टूरिज्म सेक्टर है वो आपके जो 45% हिस्सा था सर्विस सेक्टर का, उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर ओवरऑल कितना कंट्रीब्यूट करता है? तो ओवरऑल एग्जैक्ट फिगर आप याद रखना, लगभग 2.5 से 3%, 2.5 से 3% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करता है टूरिज्म। ये डायरेक्टली है। डायरेक्टली मतलब जो चीज रिकॉर्डेड है कि होटल है, वहां पे जीएसटी कटा, उसका पैसा आया, ठीक है। आप किसी टैक्सी से जा रहे हो, उसका हिसाब लग जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसका हिसाब नहीं लगता है। कोई ऐसा होम स्टे है जो सरकार ने रजिस्टर नहीं किया है, आप वहां जाके रुकते हो, उनको पैसे देते हो, ठीक, वो आपको खाना बना के देते हैं, तो उसके भी आप पैसे दोगे। तो ये सारा ट्रांजेक्शन सरकार काउंट नहीं करती, तो वो आ जाएगा आपका एक तरह से इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट अगर हम जोड़ दें तो इसका डबल या ट्रिपल हो जाता है, कि लगभग 8% के आसपास पहुंच जाता है, 6 से 8%, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर किसी को नहीं पता, ये एक रफ आइडिया है। तो जो आपका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है उससे लगभग दुगना कंट्रीब्यूशन, या दुगने से भी ज्यादा इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के। तो ये डेटा आपको क्लियर हुआ। एटलीस्ट इकोनॉमी आपको ये थोड़ा सा एक आइडिया लगा कि अच्छा इकोनॉमी, उसमें सर्विस, सर्विस में टूरिज्म, और टूरिज्म का ये कंट्रीब्यूशन है। एक डेटा और है, अभी अपडेटेड है, ये अक्टूबर 27, 2025 का है, कि उत्तराखंड में पिछले 3 सालों में लगभग 23 करोड़ टूरिस्ट आए हैं। इसको मैं इरेज करता हूं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। ये 23 करोड़, 23 करोड़ टूरिस्ट इन द 3 ईयर टूरिज्म सेक्टर सीम्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, ये एक न्यूज थी। 3 साल में 23 करोड़ मीन्स 8 या 24, लगभग 7.5 करोड़ से ज्यादा एवरेज, या 8 करोड़ ले लो मोटा मोटा,
कि लगभग 8 करोड़ टूरिस्ट हर साल उत्तराखंड में आ रहे हैं। ठीक, अब 8 करोड़ लोग आएंगे, अब 8 करोड़ लोग कितना खर्च करेंगे? वो सपोज 1000 रुपये भी खर्च करते हैं तो कितने पैसे होंगे? तो ये यही है आपका कंट्रीब्यूशन। पहली चीज एक डेटा वाली थी, वो आपको थोड़े से फिगर पूरे होने चाहिए। दूसरा आपको याद हुआ, अच्छा अभी 25 साल पूरे हुए हैं उत्तराखंड की स्थापना के। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000, अभी 2025 था, तो 25 साल पूरे हुए हैं। एक बार 25 साल की इसकी जो जर्नी रही है इकोनॉमी में, सोसाइटी में, पॉलिटी में, डायरेक्शन में हमारा स्टेट आगे बढ़ रहा है क्या? जो बाइफर्केशन हुआ था, स्टेट का जो विभाजन हुआ था, यूपी से अलग हुए थे, तो क्या कंपैरिजन में हम उससे अच्छा कर रहे हैं या फिर उससे कहीं खराब तो नहीं कर रहे? या जो अदर स्टेट थे जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, वो भी उसी टाइम पे उनका बर्थ हुआ, तो कहीं वो हमसे अच्छा तो नहीं कर रहे? या वो पीछे रहे तो क्यों रहे, हम आगे क्यों आए? ये सारे आप एक बार देखना। ठीक, अब फायदे की बात करेंगे इसकी, किससे फायदा क्या होता है। तो फायदे पे आते हैं। पहले मेन है आपको चैलेंज, परेशानी, है ना? परेशानी क्या हो रही है टूरिज्म से? मेन बात तो यही है। फायदा तो क्या है? फायदा तो आप डेटा बता दो, बाकी कहानी कुछ भी बता दो उसमें। मेन है आपका चैलेंजेस, कि क्या परेशानी है, क्या समाधान है, जिससे टूरिज्म सेक्टर और ज्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाए, सस्टेन ग्रोथ लेके। ठीक है, इसमें मैंने आर्टिकल भी लगाए हैं, अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो। ठीक है, उत्तराखंड क्लियर्स, चलिए इसको अभी बाद में देखते हैं। सबसे पहले एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है उत्तराखंड में। क्यों? अब आप विजुअलाइज करो, एक जो आप में से कोई गया था मसूरी, वहां पे देखो आपको सारी फैसिलिटी मिल गई है, तो कैसे मिली है? पहाड़ी पे तो मिली है, क्योंकि वहां पे कुछ पेड़ कट करे गए होंगे, वहां पे ज्यादा लोग जा रहे हैं, अब टूरिज्म इतना ज्यादा पहुंच जाएगा, इतने लोग पहुंच जाएंगे वहां पे, तो पोल्यूशन होगा, वेस्ट जनरेशन होगा, वो सब चीज वहां के एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ये एक बहुत बहुत बड़ा मेजर इशू है। इसी की वजह से फिर सारे जो डिजास्टर वगैरह हैं वो इसी का एक तरह से आउटकम है। तो पहला एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कारण क्या है? आप जाओगे, आपके लिए अच्छी रोड बनाएंगे तो पेड़ कट होंगे, होटल बनेगा तब पेड़ कट होंगे, आप वेस्ट को जनरेट करोगे, उसको डिस्पोज करने के लिए जगह चाहिए, तो वहां की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाएंगे। कैसे? आपने, मैंने सपोज कुछ कुछ भी ऐसा वेस्ट जनरेट किया, खाया पिया, वो खराब हो गया, हो जाता है, थोड़े टाइम में खराब हो जाएगा, सुबह तक खराब हो जाएगा। अब सरकार को तो ऐसा नहीं है कि उस गंदगी को वहीं पे छोड़ना है, वो किसी एक जगह पे जाके डिस्पोज करना है। अब जहाँ पे आप डिस्पोज करते हो तो आप कोई साइट ढूंढोगे कि अच्छा ये साइट है, यहाँ पे सारा कचरा लाके मुझे आग लगानी है या फिर किसी और तरीके से डिस्पोज करना है। सही तरीके से तो डिस्पोज कोई भी नहीं करता है। लगभग 20 से 25% इंडिया में जो म्युनिसिपल वेस्ट है वो सही तरीके से सेग्रीगेट होकर डिस्पोज हो पाता है। अदरवाइज 80% या 70% ऐसा है जो कैसे डिस्पोज होता है वो सरकार को भी नहीं पता। ठीक, जो वेस्ट था अब किसी साइड पे आपने डाल दिया, वहां पे आपको दिख रहा है कि यार पहाड़ तो यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ डाल सकते हो, लेकिन जो जमीन में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो हम आंखों से देख भी नहीं सकते, वैसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, चींटी का ही एग्जांपल ले लो। जब बच्चा गिर जाता है, छोटा बच्चा चलते हुए, तो क्या बोलते हैं कि चींटी मरी है। चींटी मरी मतलब क्या है? चींटी में भी तो जान है। आप अगर मानते हो कि सोल हर जगह है, तो सोल तो उस चींटी में भी है। अगर दो ही चींटी मरी है, एक ही मरी, तो एक सोल तो फिर खत्म हुई ना। आप अगर एक कोई आदमी है तो ये बड़ा है, ठीक है, वो चींटी छोटी सी है, तो आत्मा दोनों में है। ठीक,
आप इसको तो मानते हो कि चलिए ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मर गई तो। यहाँ पे आपने आदमी को मार दिया तो गलत है। तो यही दिखाता है कि हम कितने एंथ्रोपोसेंट्रिक हैं। ये एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म को दिखाता है कि कितने मानव केंद्रित है, कि मानव को मार दिया है तो फिर वो गलत है। और चलिए मानव भी नहीं, आप देखो, आप जनरली अगर कोई कुत्ता वगैरह है, बिल्ली है, उसको नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि ठीक है यार, क्यों ही मारना बेवजह के, लेकिन चींटी है या मच्छर है या ऐसी कोई चीज है तो आप उसको मार देते हो, जबकि सोल तो उसमें भी है। तो जो गवर्नमेंट है वो भी क्या है, वहां पे डिस्पोज करती है जहां पे हो सकता है वहां पे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो उस इकोलॉजी के लिए जरूरी हो, लेकिन आपने वेस्ट वहां पे रखा है और उसको डिस्पोज कर रहे हो, चाहे जला रहे हो या किसी और तरीके से, तो वहां की बायोडाइवर्सिटी के लिए हार्म है। एक पॉइंट में बात यह है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, उसमें ये सारी चीजें आप अपने अपने हिसाब से ऐड करते जाना। और पानी का प्रदूषण ये सब तो होता ही है, ठीक। ऐसा ही एक आपको अगर उदाहरण देना हो, एग्जाम्पल, तो उत्तराखंड क्लियर्स लगभग 7,000 ट्रीज इन भागीरथी इको सेंसिटिव जोन फॉर चार धाम रोड, इग्नाइटेड लैंडस्लाइड, फियर आफ्टर धराली फ्लड। तो लगभग 7,000 पेड़ काटे गए, किस लिए? क्योंकि चार धाम जो महामार्ग परियोजना है उसमें सड़क चौड़ी करनी है, तो उसके लिए काटे गए। लेकिन वो काटे कहाँ गए? जो आपका इको सेंसिटिव जोन था, भगीरथी इको सेंसिटिव जोन। जबकि 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपका बोलता है, इको सेंसिटिव जोन की बात करता है कि कुछ एरिया इतना सेंसिटिव है कि आप वहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो। वहां पे अगर ये होगा तो हम एक नए डिजास्टर को ही एक तरह से इनवाइट कर रहे हैं। तो आप और मैं, हम दो लोग गए थे, अब देखिए उसका कितना नुकसान होना स्टार्ट हुआ। पहली चीज ये। दूसरी चीज, उत्तराखंड, चलिए हम अभी पहुंचे हैं, आप पहुंचते हो और मैं भी वहां पे जस्ट पहुंचते हैं हम दोनों, ठीक। तो हमारे जाने से क्या होगा? ओवर क्राउडिंग, दूसरा पॉइंट है आपका ओवर क्राउडिंग। 1 सेकेंड रुकिए, इसको थोड़ा सा, ओवर क्राउडिंग बस इतना ही रहने देते हैं, फिर ये आगे पीछे हो जाए। ओवर क्राउडिंग मीन्स जितनी लिमिट है आप उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे भेज रहे हो, ज़्यादा क्राउड जा रहा है, ओवर क्राउडिंग है वहाँ पे। हैंडल करना लोगों को बहुत मुश्किल है। इवन जो रोड है, आप देखना, न्यू ईयर आने वाला है, देहरादून या फिर जो मानसी डियर पार्क है, वहाँ से लेके ऊपर एकदम मसूरी तक पूरी रोड एकदम भरी रहेगी। आपको अगर 1 घंटा या आधा घंटा भी पहुँचने में लगता है तो 3-3 घंटे लग जाएंगे। वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब तो हाँ, एक नई चीज़ और स्टार्ट हुई है कि बाहर से जो लोग आते थे अपनी गाड़ी लेके, वो क्या करते हैं, उन्हें पता है कि यार रास्ते में कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, तो अगर ओनर अपनी गाड़ी लेके आएगा तो कहीं फंस सकता है, वो क्या करते हैं, ड्राइवर लेके आते हैं। सपोज दिल्ली से ही आ रहे हैं, ड्राइवर लेके आए, अब रास्ते में अगर गाड़ी कहीं ट्रैफिक में फंसती है, वो वहाँ से निकलते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, थोड़ा चलेंगे, गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ेगी, और मसूरी या उसके आसपास कहीं वो रुके हैं तो फिर अपना आराम से पैदल जाएंगे, वो चाहे गाड़ी शाम तक वहाँ खड़ी रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो उससे ओवर क्राउडिंग और ज़्यादा बढ़ रही है। तो ओवर क्राउडिंग एक चैलेंज है। क्यों? क्योंकि ये जो जितने भी एरिया है, मॉल रोड हर जगह है, हर पहाड़ पे है। आप शिमला देख लीजिए, मसूरी, नैनीताल, और अलग अलग जगह है। एक लिमिटेड एरिया ही है, वहीं पे रहना है सबको, सबको होटल्स भी वहीं पे चाहिए, घूमना भी वहीं पे है, खाना भी वहीं पे है, सारी चीज़ें वहीं पे है। एरिया कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा जा रही है, तो उसकी वजह से जो कैरिंग कैपेसिटी उसको खतरा हो रहा है। कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि एक जगह है, एक जगह क्या आप समझ लो, एक लिफ्ट आपने देखी है, उस लिफ्ट में लिखा रहता है कि 1 पर्सन, और उसमें वेट भी लिखा रहता है कि 800 kg, ठीक, कि भाई 8 लोग इसमें जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वजन जाएगा तो 800 किलो। अब आप उसी लिफ्ट में, क्योंकि उस लिफ्ट में जगह है, आपको दिख रही है खड़े होने की, आप
10 लोग घुसा देते हो, ठीक, वजन भी सबका 90 केजी है सपोज, तो 900 किलो चले गए ना, लिफ्ट वो गिर ही जानी है। तो उस लिफ्ट की कैरिंग कैपेसिटी इतनी है, आपने उसमें ज्यादा लोग बैठा दिए। ऐसा ही यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी कम है, आप लोग भेज देते हो ज्यादा, तो फिर टूरिस्ट हैंडल कैसे होंगे, ट्रैफिक जैम रहेगा। जो वहाँ के रिसोर्स हैं भाई, पानी कम ही है या लिमिटेड है, ज्यादा लोग चले जाएंगे तो पी जाएंगे उसको। आपने एग्जाम्पल देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ था लगभग 3-4 साल पहले, कि वहां पे क्या हुआ, जो ऊंट है, तो ऊंट वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट नहीं है, यहाँ से गए हुए थे इंडिया वगैरह से, तो ऊंट अब वहां पे डेजर्ट में तो रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का आप ये वाला पार्ट देखो, ये थोड़ी ऑफ द ट्रैक बात है, लेकिन चलिए आपको याद रहेगी थोड़ी, ठीक है। ये अगर हम ऑस्ट्रेलिया ड्रॉ करते हैं, तो मेलबर्न सिडनी वगैरह ये तो सब मींस उत्तरा जो आपकी ऑस्ट्रेलिया है उसकी पॉपुलेशन लगभग सारी इधर रहती है, बाकी इस आइलैंड पे रहती है, पर्थ, पर्थ आइलैंड। नाम सुना है आपने एक क्रिकेटर, आप क्रिकेट देखते हो तो, रिक्की पॉन्टिंग, वो यहीं से है, ठीक है, पर्थ से। तो वो सारी पॉपुलेशन यहाँ पे है, बाकी जो एरिया है उसका, वहाँ यहाँ डेजर्ट है, गिब्सन, सिप्सन, विक्टोरिया, ये सारे डेजर्ट यहीं पे हैं, ठीक। बाकी जो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये इसको क्वींसलैंड बोलते हैं, क्योंकि इसके इधर ये कोरल रीफ है, ठीक। इस तरीके की कुछ वहाँ की ज्योग्राफी है। तो यहाँ पे देखिए डेजर्ट में ऊंट रहेगा, तो ऊंट यहाँ पे थे, लेकिन अब पानी के यहाँ पे क्या हुआ ना, रिसोर्सेज कम होने लगे, तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पता नहीं कितने हजार ऊंटों को शूट कराया, गोली से मरवाया। ऊपर हेलीकॉप्टर में आप चाहे वीडियो देखना, वो हेलीकॉप्टर में रहते थे, वहां से शूट करते थे और ऊंट को मारते थे, ताकि ये ऊंट मर जाएंगे। भाई जगह है वहां पे सपोज 1 लाख ऊंटों की, कि इतना पानी को इतने ऊंट सस्टेन कर सकते हैं। अब हो गए 1,10,000, तो 10,000 तो उन्हें मरवाने पड़ेंगे ना, तो उन्होंने शूट करवाए। वो सही या गलत वो अलग चीज है, एक एग्जाम्पल आपको कैरिंग कैपेसिटी का, कि भाई जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे ऊपर जाएंगे तो ये खतरा रहता है, ठीक। तो प्रेशर ऑन वाटर, बिजली, सैनिटेशन, साफ सफाई भी देखो बहुत गंदगी है। आप नैनीताल चले जाओ, मसूरी, क्योंकि यहाँ इधर ही ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा टूरिज्म इधर ही है, आप देखो बहुत गंदगी है अभी, और पुअर टूरिस्ट एक्सपीरियंस, फिर एक्सपीरियंस तो खराब होता ही है। चलिए इंडियन का तो कुछ नहीं, फॉरेन से आते हैं उनका एक्सपीरियंस भी खराब रहता है, इंडियन का तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मैनेज कर लेते हैं, हमने ही ये सब फैलाया है, मैनेज भी कर लेंगे, लेकिन उनके लिए ये चैलेंज है। तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया, ठीक। ऐसा ही एक, आप में से जो लोग हरिद्वार से हैं, हरिद्वार से, तो आपने मनसा देवी पे अभी भगदड़ सुनी होगी कुछ टाइम पहले, तो वो किस लिए हुआ होगा आप सोचो। वहाँ की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी है, ज़्यादा लोग चले गए, क्राउड मैनेज हुआ नहीं, उस वजह से वहाँ पे स्टैम्पीड या भगदड़ हो गई होगी। तो उसके बाद सरकार ने सोचा कि यार एक ऐसा मैनेजमेंट प्लान लेके आना चाहिए, ताकि क्राउड को अगर ज़्यादा आएगा भी, तो हम, ऐसा तो है नहीं कि 1-2 साल में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे। तो पहली चीज़ तो मैनेजमेंट सिखा दो, उसके बाद एक्सपेंशन भी करते रहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इसमें सॉल्यूशन भी मैंने आपका साथ में डाल दिया है, ताकि आपको थोड़ा सा और strategic focus on safety. The master plan will focus on ensuring the safety and well-being of pilgrimage या pilgrims through improved crowd management system. कि पहला, सबसे पहली चीज एक्सपीरियंस हम बाद में अच्छा करेंगे टूरिस्ट का, सबसे पहले उसकी सेफ्टी पे हमें ध्यान देना। आपसे कोई पूछे भी तो सबसे पहले सेफ्टी, पता चला उसके एक्सपीरियंस सुधारने के चक्कर में आप सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो पहली चीज सेफ्टी। भाई जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, ये क्या है, एजाइल फ्रेमवर्क। चलिए छोड़िए, एक और में चला जाएगा।
सेफ्टी पे हमें ध्यान देना है, पहली चीज, ठीक। दूसरी, की एरिया ऑफ डेवलपमेंट मींस एंट्री रूट और एग्जिट रूट, इसका खास ख्याल रखना है कि एटलीस्ट जो एंट्री रूट है, एग्जिट रूट है, वो एकदम क्लीन हो, सबको समझ में आए, और किसी भी ऐसी आपदा की स्थिति में वो कहीं से भी ब्लॉक ना हो, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाएंगे तो लोग भाग नहीं पाएंगे, और फिर जो हादसा टाला जा सकता था वो और भयंकर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान भी होना चाहिए कि चलिए इमरजेंसी आ भी गई, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा हुई जिससे कुछ ऐसी ब्लॉक भी हो गई, तो आपको इवैक्यूएट करके आप किस और रास्ते से उनको ले जा सकते हो, तो उसका भी एक पूरा प्लान होना चाहिए, ठीक। और सिस्टम फॉर बेटर गाइडेंस इंफॉर्मेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड, तो एक अच्छा सिस्टम, ताकि यात्रियों को भी सही इंफॉर्मेशन पहले मिल जाए कि सपोज वो एंट्री ही कर रहे हैं, कुछ लोग क्या होता है अभी, इवन हमारे साथ भी हो जाता है कि हम कहीं ऐसी अननोन जगह गए या पहली बार कहीं पे जा रहे हैं, तो हम कहीं पे अगर साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि आप इधर घूम जाइए, मंदिर के लिए आगे से राइट है या लेफ्ट है, तो उस हिसाब से चले जाएंगे। कहीं पे बोर्ड ही नहीं है लगा हुआ, तो हम वहां रुक जाएंगे ना, अगर दो रास्ते हैं तो, कि भाई इधर जाना है इधर जाना है, मैं रुका हूं, मेरे पीछे और लोग रुक जाएंगे, फिर पीछे 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 बेवजह की भीड़ लगी है, किस वजह से कि एक इंफॉर्मेशन सही नहीं होना। तो इंफॉर्मेशन अगर सही होगी या सही तरीके से साइन बोर्ड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन होगा, तो भी हम क्राउड मैनेजमेंट को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, एंक्रोचमेंट आप समझो ऐसे, किसी भी शहर में रहते हो, ये तो पहाड़ की ही बात नहीं, आप किसी भी शहर में रहते हो, आप देखो जो शॉपकीपर है, दुकानदारी है, जितनी दुकान उसके अंदर होगी, सामान होगा, उतना ही लगभग बाहर रखा हुआ होगा, इधर झाड़ू है, इधर दूसरे सामान है, वो सब, तो वो किसका स्पेस ले रहे हैं, जो पब्लिक रोड थी जहां पे 10 लोग एक साथ चल सकते थे, अब वो आधी रोड उसने ले ली, तो अब 5 ही जाएंगे ना, तो भीड़ तो वो ऑब्वियसली दिखेगी आपको, क्योंकि रोड छोटी हो गई है। और ऐसा एक शहर में नहीं है, हर शहर में है। इवन आप अपने घर में भी देखो, घर के बाहर मीन्स ज्यादातर जो देखने को मिलता है कि आप अगर घर है तो घर के ऊपर ये ऐसे थोड़ा सा निकलवा देते हैं, ताकि बारिश जो आती है वो सीधी घर पे अंदर ना आए, ठीक। तो वो जो बाहर आपने निकाला हाइट पे है, ऑल्दो वो भी एनक्रोचमेंट है। दुकानें देख लो, सब थोड़ी ना थोड़ी वो वैसे बाहर निकाले रहते हैं, सीढ़ी बनाए रहते हैं उसमें। अब 2-3 सीढ़ी भी आपने बनाई तो रोड का चाहे 1 फीट ही एरिया गया, लेकिन कम तो हुआ ना, वही एनक्रोचमेंट है, वही भीड़ बढ़ा देगा फिर। तो ये एक चैलेंज है, ठीक है। सही है गलत, गलत ही है, सही क्या है इसमें, अभी देखेंगे। इसमें एनक्रोचमेंट ड्राइव जब सरकार ने चलाई तो उसमें भी आंदोलन होने स्टार्ट हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक फैसिलिटीज, एडिशनल पब्लिक फैसिलिटीज सच एज ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, टॉयलेट, फर्स्ट एड स्टेशन, पार्किंग विल बी सेटअप, ठीक है। मीन्स टूरिज्म जितना भी है उसको एकोमोडेट करने के लिए, अब लोग गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, अगर रोड साइड लगा जाएंगे सब लोग गाड़ी अपनी, तो जगह तो ऑब्वियसली वो ऑक्यूपाइड हो गई, तो वहां पे क्राउड मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज, चलिए उन्होंने वो नहीं भी लगाई, उसके बाद अगर आपने कोई ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई हुई है कि 10 फ्लोर है उसमें, और 10 फ्लोर में आप आराम से पार्क कर सकते हो गाड़ी, तो वो गाड़ी जो लगभग 2 किलोमीटर लंबे तक ऐसे फैली हुई थी, वो उस एक बिल्डिंग में एक छोटे से कारपेट एरिया के अंडर आ जाएंगी, क्योंकि उसमें क्या हुआ, वर्टिकल डेवलपमेंट हो गया। तो वो एक कन्वीनियंट सॉल्यूशन है इस तरह की प्रॉब्लम को मैनेज करने का। और क्या है, अब देखिए, फर्स्ट एड फैसिलिटी छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत क्रिटिकल है, कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती भी है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो भी जाते हैं, तो ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े इंजर्ड होते हैं लोग, छोटे मोटे होते हैं, लेकिन वही उनको फर्स्ट एड नहीं मिल पाने की वजह से लोग मर जाते हैं। तो फर्स्ट एड की फैसिलिटी आप वहाँ पे रखोगे। फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका डिप्लॉयमेंट मीन्स मैन पावर, आपने वहाँ पे ज़्यादा लोग रख दिए ताकि वो अच्छे से
इफेक्टिवली क्राउड को मैनेज कर पाए। ठीक, तो बात सिंपल सी है, कुछ करना नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा भीड़ है तो भीड़ को आपने पहले उनकी सुरक्षा पे ध्यान देना है। सुरक्षा उनकी हो गई तो फिर उनकी जो रूट्स वगैरह हैं उन सबको आपने सिक्योर किया कि आना जाना, कोई इमरजेंसी है तो इवैक्यूएशन कैसे होगा वो किया। जो कुछ एंक्रोचमेंट कहीं पे है आपने उसको हटा दिया, चीज़ें और फैसिलिटेट की। ठीक है, कुछ पब्लिक फैसिलिटी जैसे सैनिटेशन, टॉयलेट, ये सब, उन सब की फैसिलिटी प्रोवाइड की, फर्स्ट एड किया और सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय की। तो इन्हीं तरीकों से आप मैनेजमेंट कर सकते हो। खत्म तो नहीं कर सकती किसी चीज को, रेगुलेशन है या मैनेजमेंट है। ये मैंने आपको अभी इसी के साथ करा दिया, ऑल्दो मुझे पता है कि आपके दिमाग में अभी कुछ ऐसी इमेज बनी नहीं होगी, क्योंकि एनवायरमेंट से ओवर क्राउडिंग तो समझ में आता है, लेकिन ओवर क्राउडिंग में उसी का सॉल्यूशन भी आपने कर लिया। तो आपसे कहीं पूछा जाए तो आप बता सकते हो। ठीक, तीसरी चीज, चलिए सॉल्यूशन वाला पार्ट है। पहली चीज क्या थी, एनवायरमेंट को खतरा हो रहा था क्योंकि मैं जा रहा हूं उत्तरकाशी, क्योंकि उसके लिए 4 धाम रोड बनी, जो प्लांट्स है वो कट हुए, ट्रीज ये सब कट हुए, उसकी वजह से जो इको सेंसिटिव जोन है वो खतरे में आ रहा है। आप लोग जा रहे हो मसूरी तो वहां पे ओवर क्राउडिंग कर रहे हो, ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो वो सारी प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम का एक छोटा सा सॉल्यूशन अगर ऐसी कोई चीज आ जाए तो सामने। और क्या प्रॉब्लम है उत्तराखंड के टूरिज्म को, ठीक है, सीजनल टूरिज्म। सीजनल मतलब अब बरसात में देखिए जून जुलाई अगस्त, इवन जून हटा दीजिए, जुलाई अगस्त तो लगभग लोग नहीं जाते, क्योंकि फंस जाएंगे, कहीं पे लैंडस्लाइड हुआ, कहीं पे फ्लैश फ्लड हुई, क्लाउड बस्ट हुआ तो जान से भी चले जाएंगे, 2 महीने नहीं जाएंगे। फिर जब हार्श विंटर पड़ती है जैसे अभी, आप गंगोत्री यमुनोत्री नहीं जा सकते हो, केदारनाथ नहीं जा सकते हो, तो हार्श विंटर के टाइम पे, इस टाइम पे तो आपके पास कुल मिला के 6 महीने ही बचते हैं टूरिज्म एक्टिविटीज कराने के लिए। ये भी एक कारण है जो वहां पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा लोग आ जाते हैं। अगर उतने ही लोग पूरे साल भर आए, उनको 12 महीने मिल जाए तो वो सही तरीके से मैनेज उसको किया जा सकता है। तो सीजनल टूरिज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो टूरिज्म है वो गर्मियों में ही ज्यादातर रहता है, लोग पहाड़ पे भागते हैं गर्मी के टाइम पे, उसी टाइम पे 4 धाम यात्रा भी चलती है आपकी। ठीक, मॉनसून और विंटर के टाइम पे लगभग लोग कम जाते हैं, अब जाने लगे हैं क्योंकि अब सरकार भी उसको प्रमोट कर रही है, लोग भी, क्योंकि चीजें थोड़ी बेटर हुई हैं। जो होटल्स वगैरह हैं वो एकदम खाली रहेंगे उस टाइम पे, जो लोकल पीपल हैं उनकी भी इनकम नहीं आएगी, क्योंकि होटल उनको खाना देने के लिए, जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब चीजें उनको काम नहीं मिलता। अब इसका ना एक वीसीएस साइकिल बन जाती है। वीसीएस साइकिल कैसे, आपको देखिए, आपका एक होटल है, आप होटल वालों की कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि आपका एक होटल है, वो अगर 12 महीने खुला रहता है, उसमें लोग आते हैं, तो आप अगर उसका सपोज 1000 रुपये भी रखते हो चार्ज, तो वो आपका ठीक है, सस्टेन कर जाएगा। अब लोग उतने ही लोग आपके आ रहे हैं सिर्फ 6 महीने में, 6 महीने में काम है नहीं, तो आपको उस 1000 का डबल करना पड़ेगा, 2000, तो पैसा ज्यादा हो गया एक तरीके से, चार्ज बढ़ गया। क्या फैसिलिटी बढ़ेंगी? फैसिलिटी नहीं बढ़ेंगी, तो जो कस्टमर है, जो लोग आए हैं, उनका एक्सपीरियंस वो नहीं बढ़ पाएगा, वो उनके लिए फिर थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा, तो वो कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से ये निगेटिव इम्पैक्ट रहता है कि अगर वो साल भर आए तो साल भर उनको पैसे भी कम खर्च करने पड़ेंगे, लोगों को अलग अलग जगह घूम भी सकते हैं, जो बचे हुए 1000 हैं उसको कहीं और यूज कर सकते हैं, जो लोकल इकोनॉमी है वो भी एक तरह से सस्टेन करने लगेगी। लेकिन क्योंकि सीजनल नेचर है, उस सीजनल नेचर की वजह से ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक, अब सीजनल नेचर ही क्यों है ना, क्यों है भाई, क्यों क्यों ही लोग इस टाइम पे आते हैं, वैसे क्यों नहीं आते, तो उसका कारण है भाई, पहाड़ी राज्य है, ज्यादातर जो क्षेत्र है वो पहाड़ी है। ठीक, 86% तो पहाड़ी है यहाँ पे,
अब 86% जहां पहाड़ हो, ऊपर से बारिश पड़ रही हो, ठीक है, तो थोड़े टाइम पहाड़ फिर दूर से देखने में अच्छे लगते हैं, एक्चुअल में वहां जाओगे तो जान का रिस्क बना रहता है, क्योंकि प्रकृति है पहाड़ की कि वो वहां पे सृजन और विध्वंस चलते रहता है। अब उसके बीच में अगर आप आ जाते हो तो आपका नुकसान होना ही है, ठीक। तो क्योंकि एक तो वहां की लैंडस्केप ऐसा है, जियोमॉर्फोलॉजी ऐसी है, टेरेन ऐसा है, तीनों एक ही नाम है, उसकी वजह से सीजनल नेचर बन जाता है कि यार हर मौसम में जा नहीं सकते हो, ठीक है। दूसरा, ऑल्टीट्यूड भी ज़्यादा है, यहाँ पे बर्फबारी रहती है। इधर आप देखो, इधर बर्फबारी है, ऊपर लगभग इस बेल्ट में बर्फबारी होगी, तो आप सर्दियों में नहीं जा सकते हो, मॉनसून में लैंडस्लाइड का खतरा, सर्दियों में आप जम ना जाओ कहीं उसका खतरा। और कोहरा तो खैर नहीं आता पहाड़ पे, उतना नहीं है, ठीक है। तो ये दो मेजर इशू है मौसम मौसम के, ठीक है। उसके बाद कुछ सोशल इशू, सोशल नहीं बोलेंगे इसको, कल्चरल इशू बोल सकते हैं। कल्चरल जो एक फैक्टर है वो, कि देखिए 4 धाम यात्रा भी मई जून में ही शुरू रहती है और सर्दियों में मंदिर बंद रहते हैं। तो अब चलिए लोग सोच भी लें कि हम 12 महीने आएंगे, लेकिन जब मंदिर के कपाट ही उस टाइम पे खुलते हैं तो लोग क्या करें उसमें, बताइए। लोगों की गलती कहाँ से है? सरकार की भी गलती नहीं है, क्योंकि साल भर चाहती है सरकार की लोग आए, लेकिन कैसे आए लोग, क्योंकि वहां की टोपोग्राफी ऐसी है। दूसरी चीज, वो आते हैं तो उनको पैसे अगर ज्यादा तीसरी चीज, अब आप लोगों से बोलो कि भाई आप भी क्यों आ रहे हो उस टाइम पे, तो उसका भी एक तर्क है कि भाई जब यात्रा ही इस टाइम पे स्टार्ट होती है तो हम फिर दिसंबर में आके क्या करेंगे, है ना। बात तो ये भी सही है। अब जो ये तो हुआ स्पिरिचुअल कल्चरल ये सारे फैक्टर, लेकिन कुछ जो यहाँ पे आपको फिर करना क्या है ना। ऐसा भी तो है कि ये तो सारी परेशानी आपस में इंटरलिंक है, किया क्या जाए। तो जो ऑफ सीजन है उसमें जो आकर्षण है वो कमी है। देखिए, आप पहले सबको ब्लेम दे सकते हो कि इसकी कमी है, फिर वहां के जो लोग हैं या फिर जो शॉपकीपर बिजनेसेस उनकी कमी बता लीजिए, सरकार की, पब्लिक की, लेकिन एंड में आपको ब्लेम ऐसी जगह डालना पड़ेगा जहां पे इन सब से बचा जाए और फिर सॉल्यूशन। तो ब्लेम डालते हैं इसमें क्या है कि ऑफ सीजन के आकर्षण में कमी है, कि सीजन में तो चलिए लोग जाते ही हैं, लेकिन ऑफ सीजन में भी लोग जा सकते हैं कहाँ, कि ऑफ सीजन की क्या प्रॉब्लम है कि देखिए लोग धार्मिक यात्रा से तो एक सीजन में चले जाते हैं, ठंडी अगर उनको गर्मी लगती है तो ठंड के लिए चले जाते हैं, और नेचुरल कुछ ऐसे लैंडस्केप देखने के लिए एक सीजन में आ जाते हैं 6 महीने, लेकिन बाकी के 6 महीने नहीं आते। क्यों? क्योंकि सरकार ले लीजिए या फिर लोगों का भी, उन्होंने ऐसी लोकेशन अभी उधर जाना एम्फेसाइज नहीं किया है, उस पर जोर नहीं दिया है, ठीक। तो सॉल्यूशन क्या होगा, इस पे जोर देना है बस, ठीक है, यही सॉल्यूशन है। क्या है? सरकार ने, यह अभी की न्यूज है, कब की है, दिसंबर 14 2025, उत्तराखंड गवर्नमेंट टू सून लॉन्च स्नो लेपर्ड टूर। स्नो लेपर्ड टूर, बर्फ वाला लेपर्ड, तेंदुआ। क्योंकि ये क्या है ना, उत्तराखंड में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में या इन्हीं पहाड़ी राज्यों में रहता है और बर्फ में रहता है, तो बर्फ कहाँ मिलेगी, उत्तराखंड के एकदम एक्सट्रीम एरिया में, ठीक है, इधर ही मिलेगी आपको बर्फ, इस रीजन में। यहाँ पे लोग जनरली जाते नहीं है, अब सर्दियों में इसके बहाने कि हाँ यार ये देखने को मिलेगा, लोग चले जाएंगे, ठीक। तो सरकार क्या कर रही है, स्नो लेपर्ड एक टूर लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। ऐसी जो गंगोत्री वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, उसको बढ़ाने की भी बात कर रही है कि उसको खोल दिया जाए ताकि लोग वहां पे आ पाए। आएंगे तो एक तरह से ऑफ सीजन की जो एक लोकेशन है, एक नया हॉटस्पॉट है, वो ओपन हो जाएगा। क्योंकि लोग, ऐसा नहीं है कि सरकार बस इसी क्षेत्र में या यहीं पे भेजना चाह रही है लोगों को। आप इधर जाते हो तो रास्ते में बहुत सारी जगह पड़ेंगी। आप सपोज
मसूरी से जाते हो, देहरादून मसूरी, चले मसूरी वाला रूट रहने दीजिए, ऋषिकेश, चंबा, टिहरी, उत्तरकाशी, इस तरीके से अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो आप यहाँ इस चीज को कुछ ना कुछ हो सकता है स्टे करो, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी कंट्रीब्यूट करोगे। और आप जब एक साल में एक बार यहाँ आ गए तो फिर कोशिश करोगे कि ठीक है फिर कहीं और चलते हैं, इधर ही क्यों आना है हर बार, है ना। और भी है इसमें कुछ, हाँ एक ये ना, उत्तराखंड सर्ज एज उत्तराखंड सर्ज एज इंडियाज न्यू विंटर वंडर, टूरिज्म बूम, एडवेंचर स्पोर्ट्स राइज एंड वेडिंग गो स्नो लक्स। मतलब क्या है कि सरकार भी चाह रही है कि विंटर टूरिज्म को बढ़ावा मिले, और विंटर टूरिज्म के लिए आप देखो जो चार धाम यात्रा है वो एक तरह से सरकार चाह रही है कि 12 महीने हो जाए। कैसे 12 महीने हो जाए कि जैसे केदारनाथ जी हैं, केदारनाथ है तो वो विंटर में अभी ऊखी मठ आ जाते हैं, ऊखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में आ जाते हैं, मीन्स उनकी जो गद्दी है वो वहां से ऊखी मठ आ जाती है। तो सरकार चाह रही है कि लोग जो केदारनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं वो वहीं पे जाके या ऊखी मठ जाके दर्शन कर ले, तो विंटर में आप दर्शन कर लोगे आराम से। और ऊखी मठ तक एकदम आराम से आप जा सकते हो, कोई किसी भी एज का जा सकता है, तो एक्सेसिबिलिटी भी है, फीजिबिलिटी भी है कि फीजिबल भी है, ठीक है। और विंटर का टाइम है, कोई ऐसा सीजनल टाइम है नहीं, तो रेट भी कम रहेंगे, लोग सस्ते में वहाँ पे घूम के आएंगे। तो जितनी ये प्रॉब्लम चल रही है कि भाई टूरिज्म सीजनल हो रहा है, 6 महीने का है, उसको 12 करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। और सरकार क्या कर रही है कि वेडिंग प्रमोट कर रही है कि आप विंटर वेडिंग कीजिए। ये शादी जो डेस्टिनेशन वाली कर रहे हो, गर्मी में कौन पसीना एसी ये सब लगाएगा, आप आओ आराम से सर्दी में बर्फ का मजा लो और इस टाइम पे शादी करो। तो इसमें तो आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप चाहें तो आप लोग अपनी शादी उत्तराखंड में विंटर में कर सकते हैं। अच्छा वैसे होती भी विंटर में ही है, आप पिछला महीना देखो नवंबर में कितनी शादी थी, शादियां ही शादी हैं। और हिंदुइज्म में तो गर्मी के टाइम पे शादी होती भी कम है, सर्दी में ही ज्यादा। दक्षिणायन और उत्तरायण वाला चक्कर है कि अभी क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री, ये इक्वेटर है आपका, ये 23.5 डिग्री साउथ है, ठीक। फिर आप यहाँ चले जाइए 60 डिग्री, ऑस्ट्रेलिया आपका इधर ही पड़ता है कहीं, ठीक। अभी क्या है, जो सूर्य है वो डायरेक्टली कहाँ पड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट पे। तो ऑस्ट्रेलिया में अभी जैसे क्रिसमस है 25 दिसंबर को, तो वहाँ जो क्रिसमस है वो गर्मियों में है, गर्मियों में है। तो अभी तो वहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे सर्दी है, शादी हो रही है। अब वो धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट होगा, 22 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है, 22 दिसंबर से ऊपर आना स्टार्ट होगा, ठीक। 23 तक फिर ऊपर आते आते वो इक्वेटर पे आ जाएगा आपका, कब, ये 23 डिग्री निकलती है यहाँ से, इक्वेटर पे आ जाएगा आपका 23 मार्च। और फिर ऊपर नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आएगा कब, 21 जून को, ठीक। तो इस फेस को, क्योंकि ये नॉर्थवर्ड आप देखो इक्वेटर से ये ऊपर की तरफ चल रहा है, इसको बोलते हैं नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन या एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, हिंदी में बोलते हैं उत्तरायण। तो उत्तरायण के टाइम पे शादी नहीं होती है, तो 21 जून के बाद से तो इवन मार्च अप्रैल से, मार्च से ही बंद हो जाती है। तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद जब देव उठान होते हैं नवंबर में या दिवाली के कुछ दिन बाद, देव उठान को उत्तराखंड में इगास बोलते हैं, ठीक है, शायद यही है अगर मैं सही हूं तो तब से शादी स्टार्ट होती है। तो अब शादी का भी देखिए कोइंसिडेंस ही है कि ये सब एक ही टाइम पे पड़ रही है। सरकार चाह रही है कि विंटर वेडिंग को हम प्रमोट करें उत्तराखंड में, जो डेस्टिनेशन वेडिंग है वो सारी चीज़ें अगर आपको करनी है तो आप इस टाइम पे ही कीजिए और उत्तराखंड में कीजिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स, अब आइस हॉकी या ये सारे जो खेल हैं वो बर्फ में ही हो सकते हैं, यूपी में तो हो नहीं सकते कहीं पे, बिहार में भी नहीं होंगे, दिल्ली में तो कोई पोल्यूशन वाला गेम हो सकता है,
बाकी और कोई गेम ताल कटोरा स्टेडियम में तो गेम मुश्किल ही है होने, क्योंकि वहां तो कुत्ते घुमाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा 2 साल पहले, शायद 2-3 साल पहले, वो एक आईएएस थे, 2 लोग थे, हस्बैंड वाइफ, वो जितने भी खिलाड़ी थे उन सबको साइड में खड़ा कर दिया कि आप में से कोई भी ट्रैक पे नहीं दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो उनका डॉगी है वो अभी राउंड ले रहा है, घूम रहा है, वो भी मॉर्निंग वॉक पे आते थे। बड़ी कंट्रोवर्सी थी, आपने देखा होगा। ताल कटोरा स्टेडियम का नाम था, ताल कटोरा, ताल कटोरा स्टेडियम, ठीक है। कहाँ थे हम? एकदम ऑफ ट्रैक चले गए क्या? या पेरिनियल हो जाए, पेरिनियल आपने सुना, 12 मासा। चलिए, अब उसके आगे क्या है? कुछ नेचुरल फैक्टर भी हैं। नेचुरल चैलेंजेस क्या है कि देखिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से फ्लैश फ्लड आ जाते हैं, क्लाउड बस्ट हो जाता है, और उसी के सब्सिक्वेंट लैंडस्लाइड आ जाता है। तो इन सब से जो रोड है उसको डैमेज होता है, होटल को, और जो टूरिस्ट हैं उनके मन में भी फियर आता है। इस वजह से भी टूरिज्म उस टाइम पे नहीं हो पाता। आपने देखा होगा धराली के टाइम पे, जब धराली का डिजास्टर हुआ, तो जो लोग स्टूडियो में बैठ के ज्ञान दे रहे थे, दिल्ली में बैठ के न्यूज आउटलेट में, वो बोल रहे थे कि सरकार ने क्योंकि विकास किया है उस वजह से ये डिजास्टर आया है। अगर वहाँ विकास नहीं करे, वहाँ की जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है उसको टच नहीं करेगी, तो ये चीज़ नहीं होती। वहाँ पे रोड गलत बनाई, होटल गलत बनाए, ये गलत बनाया, वो गलत बनाया, बोला उन्होंने। अब जब डिजास्टर हो गया, अब उन्हें पता चला कि यार वहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे तो व्यूज़ अच्छे आएंगे, पैसे अच्छे मिलेंगे। सब अपनी अपनी गाड़ी लेके निकल गए। अब रास्ते में रोड होगी ब्लॉक, तो वहां पे भी सरकार को गाली दे रहे हैं कि देखिए सरकार इतनी निकम्मी है कि उससे रोड नहीं बन रही है, ऑल वेदर का वादा करती है, इतनी सी बन नहीं रही है, हम यहीं खड़े हैं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कैसे रिपोर्टिंग करें, क्या करें। तो दोनों तरफ से वो खेलते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो रोड ब्लॉक का एक फोटो है, ऐसे ही ये सब, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर आप बोल सकते हो, नेचुरल डिजास्टर, जो वहां के टूरिज्म को एक बिग डाउन टर्न देते हैं, ठीक है। चलिए, एक और एग्जांपल है। टूरिस्ट नंबर इन अपर कुमाऊं हिल्स नोज डाइव ड्यू टू लैंडस्लाइड ट्रैफिक जैम, ठीक है। इस आर्टिकल को भी आप चाहें तो पढ़ सकते हो, ये उसी जो बात है उसका ही एक तरह से फर्दर एक्सप्लेनेशन है। बागेश्वर की न्यूज थी कि प्रिस्टाइन लोकेशन इन द हायर रीचेस of Kumaon are losing their charm and the tourism sector is struggling due to persistent traffic jam, landslide, deteriorating infrastructure. While Nainital in Kachi Dham continues to be draw large crowd, district like Bageshwar and Almora are reeling from the fallout of this issue. अभी आप अगर नैनीताल जाते हो, ठीक है, इधर नैनीताल है, सपोज इधर अल्मोड़ा है आपका, तो यहाँ से इस बीच रूट में भीमताल के पास कैंची धाम आगे ही पड़ता है, वैसे कैंची धाम, नीम करोली बाबा, अभी वहाँ पे क्राउड ज़्यादा जाना स्टार्ट हुआ है आफ्टर विराट कोहली। पहले से वैसे काफ़ी पूजनीय स्थल है, ठीक है। बाबा नीम करोली, नीम करोली, ठीक, उनका वहाँ पे आश्रम है और ये हनुमान जी के भक्त हैं। तो वहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं, इवन जो फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ये सब, उन सब की कहानी भी आपने सुनी होगी, वो भी यहीं पे आए हुए थे, ठीक। तो वो जब प्रमोट हुआ तो यहाँ पे टूरिस्ट जाने लगे। अब अल्मोड़ा और नैनीताल के बीच में यही रूट है और ये मेन रोड पे पड़ता है आपका मंदिर। तो यहाँ पे ना इतना मतलब आप अगर मंदिर में भी जाओगे या फिर किसी भी तरीके से आप इस रूट पे जा रहे हो तो आपको यहाँ कम से कम 20 मिनट लगने ही लगने हैं। बहुत भीड़ रहती है। अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब से अगर 1 साल पहले या 7-8 महीने पहले का भी मैं आपको बताऊं, बहुत भीड़ रहती है इधर, ठीक। थोड़ा सा अपने हिसाब से ही जाना, ठीक। नेक्स्ट है
पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एरिया। उत्तराखंड के जो रिमोट एरिया है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। कैसे, क्यों नहीं है? जैसे अच्छी सड़क, अच्छा ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, इमरजेंसी फैसिलिटी, ये सब वहाँ पे नहीं है। जैसे कोई आपका पिथौरागढ़ का कोई विलेज है, पिथौरागढ़ का कोई विलेज है यहाँ पे एकदम रिमोट लोकेशन पे, चमोली का कोई विलेज है, उत्तरकाशी का है, तो वहाँ पे इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। इनको नीचे ही आना पड़ेगा, हल्द्वानी आना होगा, आप यहाँ से आपको ऋषिकेश एम्स आना पड़ेगा, ठीक है। इधर से भी आपको प्लेन में देहरादून या इसके आसपास आना पड़ेगा, आना पड़ता है देहरादून में, या फिर एम्स ऋषिकेश, इधर हल्द्वानी, एलडी भट्ट, एलडी भट्ट नहीं है, दूसरा नाम है, ठीक है। तो ये सब दिखाता है एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए, अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, पुराली विलेज इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट अलोंग विद नावी, कुटी, गुंजी, ठीक है, ये सारे गांव के नाम हैं, इन पिथौरागढ़ हैव बीन सेलेक्टेड फॉर ग्रिड कनेक्टिविटी टू 882 homes in total. Survey work is currently underway, including technical assessment, line route determination, pole placement, transformer planning, and other essential preparatory task. Vibrant village program means जो पहाड़ी एरिया है और वहाँ पे जो विलेज हैं, जो बॉर्डर पे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, वहाँ पे हमें विकास करना है, तो वहाँ पे अब बिजली की सुविधा प्रोवाइड कर रही है सरकार। तो ये भी एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के बोटलनेक्स को दिखाता है। फॉर एग्जांपल, पावर सप्लाई टू उत्तराखंड रिमोटेस्ट विलेज एंड आईटीबीपी पोस्ट फॉर फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद से वहाँ पे ये सुविधा मिल रही है, तो आप खुद सोच सकते हो कि कितनी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। ऐसे ही धुआं फेंकती गाड़ियाँ, बेकाबू टूरिस्ट आबादी, उत्तराखंड में काले पड़ने लगे हैं पहाड़ों के दूधिया चेहरे, दूधिया मतलब सफ़ेद चेहरे काले पड़ने लगे हैं क्योंकि इन सब की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आपको एक क्राइसिस समझ में आएगा। देन है अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन। आप शहर में जाते हो, मसूरी है, देहरादून है, हल्द्वानी भी बोल सकते हैं, रुद्रपुर, हल्द्वानी, हरिद्वार। हरिद्वार का जो मेन एरिया है वो तो ठीक है, थोड़ा पीछे जो आपका ज्वालापुर जिसको बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह है, ठीक है, उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी क्या है, रैपिड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो जंगल है वहाँ पे आप देखो पूरा कंक्रीट बिछा दी है, मीन्स पेड़ कट गए। इवन आज से 10 साल पहले जब हम उधर सहस्त्रधारा साइड जाते थे तो पूरा बीच में एक, आप अगर क्रॉसिंग जाओगे, जो लोग देहरादून से हैं वो समझ जाएंगे, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, आप पहले भी रहे हैं और अभी भी आप देखते हो, तो क्रॉसिंग पड़ता है रायपुर रोड पे, ठीक है, सर्वे चौक से जब आप जाओगे रायपुर तो बीच में क्रॉसिंग पड़ेगा। अब क्रॉसिंग से आपको जाना है सहस्त्रधारा, ठीक, तो इस सहस्त्रधारा में ये जो पूरी रूट है, अरे यार, ये जो रूट है पहले पूरा, ये जो रूट है, यहाँ पे आप जो पहले यहाँ रहे होंगे उन्हें पता होगा पूरे में यहाँ पे पेड़ थे, मीन्स इधर इवन डर लगता था अकेले जाते हुए। अब देखो पूरा साफ कर दिया है, इधर भी होटल्स हैं, घर हैं, सब कुछ है, बस पेड़ नहीं है, बिल्कुल साफ कर दिया है पूरा एरिया, ठीक। तो ये दिखाता है एक कॉन्क्रीट आपने जंगल बना दिया है, कहाँ, जहाँ की इतनी फ्रेजाइल इकोलॉजी है। ठीक है, रोड का कंस्ट्रक्शन जरूरी है, होटल जरूरी है, लेकिन वो पेड़ को उस तरीके से मैनेज कर लो कि अंदर ले लो या तो घर के, या उसको उतने बाहर ले लो, काटना इतना नहीं चाहिए था, ठीक है। ज्यादा ही वहां देख के तो मुझे भी लगता है कि यार एकदम माइंडलेस काम चल रहा है, ठीक है। इवन आप देखो, चलिए फिर ज्यादा ही एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। इससे क्या है, अब जो लोग वहां पे जा रहे हैं तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो पर्यटन स्थलों पर होटल हैं, होम स्टे हैं, उनका किराया भी बढ़ता है कि अब कम टाइम के लिए ज़्यादा लोग जाएंगे, ज़्यादा ही लोग चले जाएंगे, भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। अब किसी का घर था, वो क्या करेगा कि यार इसको चलिए मैं रेंट पे दे देता हूँ, अच्छा रेंट नहीं तो इसको मैं बना देता हूँ होम स्टे, ज़्यादा पैसा है तो पूरे का होटल बना देता हूँ, तो वो होटल बन गया।
उसका चार्ज अच्छा आ रहा है। अब पहले एक शहर में आपको किराए पर रहने के लिए 50 घर थे, अब उन 50 घर में से 20 के होटल बन गए हैं, 10-15 के होम स्टे बन गए हैं, 35 बचे 15 घर। तो उन 15 घरों ने भी जो किराया है वो बढ़ा दिया है, रेंट बढ़ गया है। तो जो लोकल के लोग थे या रहने लोग आते थे या किराए पे रहते थे, उनके लिए मींस अनएक्सपेक्टेड से प्राइस हो गए। आप अगर देहरादून के चलिए एग्जांपल लीजिए, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी सिटी देहरादून ही है। देहरादून में जो डीएवी कॉलेज, डीबीएस कॉलेज, उसके आसपास का क्या बोलते हैं उसको, करणपुर बोलते हैं, हाँ करणपुर। वहां पे आप पीजी का रेट एक बार पूछना, और आप दिल्ली के मुखर्जी नगर वहां पे पीजी का देखना, लगभग सेम ही होगा, इवन करणपुर में ज्यादा ही होगा। क्योंकि मुखर्जी नगर में जब से वहां से कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि ये सब शिफ्ट किए हैं, वहां किराया बहुत कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। क्यों है? ये सारे रीजन है। ऊपर से अब संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों पर दबाव तो पड़ ही रहा है, जो भीड़ बढ़ रही है उसके हिसाब से। सरकार क्या कर रही है? सरकार भी कोशिश कर रही है। देखिए रोपवे का प्रोजेक्ट लेके आई है सरकार, कि हम देखिए रोड कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे उतनी, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसकी मेंटेनेंस, उस पर काम, उस पर फिर और ज़्यादा व्हीकल आएंगे। अब आपने देहरादून से मसूरी तक रोड बनाई, तो लोग गाड़ी से ही जाएंगे वहाँ पे, है ना, ट्रेन से तो जाएंगे नहीं, हेलीकॉप्टर से भी नहीं जाएंगे, रोड है तो रोड से ही जाएंगे। आप अगर वहीं के पैरेलल अगर एक रोपवे तैयार है, तो लोग क्या करेंगे, अपनी गाड़ी देहरादून में पार्क की और वहाँ पे रोपवे में बैठे ऊपर चले गए। तो रोपवे का काम चल रहा है। ऐसे ही हेलीकॉप्टर या हेली सर्विस, इसको भी सरकार सस्ता बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि फीजिबल नहीं है। अभी अगर ये आपको अगर 500 रुपये में देहरादून से मसूरी या उसके आसपास धनोल्टी वगैरह ले जाने लगे, तो लोग खुशी खुशी चले जाएंगे। किराया अगर अभी 3,000 होगा तो लोग नहीं जाएंगे। ठीक, तो इसको फीजिबल बनाना है, स्टार्ट नहीं करनी है हेलीकॉप्टर सर्विस, इसको किराए को फीजिबल अगर कुछ ऐसा बन सकता है, चाहे वायबिलिटी गैप फंडिंग करके किया जाए। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है कि भाई आपको चलाने में खर्च आ रहा है 700 रुपये, ठीक है, जो एयरलाइन ऑपरेटर है, एओ है, उनको देहरादून से मसूरी ले जाने में 700 रुपये का खर्च आ रहा है, ठीक है, जनता बस 500 रुपये ही पे कर सकती है। तो अगर ये 500 का टिकट रखेगा तो इसको 200 रुपये का नुकसान हो जाएगा, तो ये 200 रुपये सरकार दे देती है ताकि ये वायबल रहे। तो ये जो गैप आ रहा है 500 700 में 200 का, इसी की फंडिंग को बोलते हैं पीजीएफ। सिंपली यही है। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल था। उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया है सरकार से कि वेदर एन एलिवेटेड रोड कुड बी कंस्ट्रक्टेड इंस्टेड ऑफ वाइडनिंग द 4 लेन हाईवे बिटवीन ऋषिकेश एंड बनियावाला इन देहरादून टू मूव दैट वुड रिक्वायर फेलिंग ऑफ मोर देन 4,000 ट्रीज। मतलब सरकार से क्वेश्चन पूछा है हाई कोर्ट ने कि आप जो ऋषिकेश से देहरादून बाया वनियावाला, आपको पता होगा एयरपोर्ट पड़ता है जोली ग्रांट में, जोली ग्रांट लगभग 25 से 30 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है देहरादून से, तो उसी के बीच में एक रूट बना रही है सरकार। तो क्वेश्चन क्या है कि आप जो रूट बना रहे हो उसको थोड़ा एलिवेशन दे दो, मींस उठा के बनाओ, ताकि जो नीचे वाइल्ड लाइफ है वो भी आराम से मूव कर पाए और जो पेड़ हैं वो नहीं कटे। अदरवाइज तो पेड़ काटने पड़ेंगे, कितने पेड़, 4,000 पेड़ काटने पड़ेंगे। तो उसको बात चल रही है, अभी देखते हैं। ये आपको समझ में आया? ये सब अर्बनाइजेशन में इसको कहीं ना कहीं मारपीट के आप यूज कर ही लोगे। ठीक, नेक्स्ट, ट्रैफिक की और पार्किंग की प्रॉब्लम। नैरो रोड है, ठीक है, लिमिटेड पार्किंग स्पेस है, लंबा जाम, जब जाम लगेगा तो पोल्यूशन बढ़ेगा, टूरिस्ट में भी फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इवन आप एग्जांपल देख सकते हो नैनीताल मसूरी। अच्छा, नैनीताल और मसूरी की एग्जांपल क्यों है? क्योंकि ज्यादातर लोग इधर ही जा रहे हैं। इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके आगे, ये वाला है। आप टूरिज्म का एक ग्राफ देखो एक बार, टूरिज्म का अनइक्वल डेवलपमेंट है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का अगर मैं
मैं आपको मैप ड्रॉ करके फिर से दिखाऊं तो देखिए ये मसूरी आ गया आपका, नैनीताल, ठीक है, ये इस वाली बेल्ट में, क्योंकि ये प्लेन से थोड़ी सी ऊपर है, बस पहाड़ स्टार्ट ही होता है, तो सारे टूरिस्ट बस इधर ही जाते हैं। आप अगर टूरिज्म देखोगे तो ये देखिए देहरादून है, ऋषिकेश है, तो देहरादून तो चलिए लोग आते हैं, देहरादून, ऋषिकेश, ये क्या है, पौड़ी, श्रीनगर, ठीक है, मुझे थोड़ा सा घूमना पड़ेगा इसमें, उत्तरकाशी, गंगोत्री, टिहरी। अब देखिए यमुनोत्री तक बिल्कुल नीचे है ग्राफ, ये ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है टूरिज्म का। अब जैसे ही ये हरिद्वार आता है, हरिद्वार में एकदम पीक कर जा रहा है, ठीक, फिर अल्मोड़ा में कम हुआ, ऐसे ही करते 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 नैनीताल में थोड़ा सा उठता है। तो जो हरिद्वार है सबसे ज़्यादा तो वहीं पे आ रहा है टूरिज्म। क्यों? क्योंकि उसके अलग अलग फैक्टर हैं, कुछ कल्चरल फैक्टर है, कुछ एक्सेसिबिलिटी ईजी है, भाई ट्रेन है आपका, एरोप्लेन से आ सकते हो, रोड से आ सकते हो, 12 महीने खुला रहता है, ठीक है, ऑल वेदर है, ऑल सीजन है, तो ये बाकी सारी रीज़न इसकी वजह से यहाँ प्रमोट हो रहा है। बाकी देहरादून भी लगभग घाटी में है, वहाँ पे आ जाते हैं, और नैनीताल आते हैं लोग, ठीक है, मसूरी आते हैं। बाकी जगह आप देखो बिल्कुल ये ग्राफ नीचे 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 है, नहीं आते लोग या कम आते हैं। तो इसी से अपना नेक्स्ट पॉइंट ड्राइव होता है कि जो लोग हैं वो रिमोट लोकेशन, जैसे यहाँ पे कुछ अच्छी लोकेशन है, यहाँ पर है, यहाँ है, ठीक है, यहाँ एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो यहाँ पे होटल, टूरिज्म, ये जो हॉस्पिटैलिटी है, सर्विसेज हैं, ये नहीं बढ़ पाएंगी। तो एक जो डिवाइड है वो हमें देखने को मिलती है कि ये बहुत पीछे रह गया है, यहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं है, इस एरिया में डेवलपमेंट नहीं है, जबकि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे डेवलपमेंट यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक। इसी तरीके से कुछ है, ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया। जो ऐसे के लिए देख रहे हैं, लास्ट में इसको देखेंगे कि आपको कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म या टूरिस्ट क्राउड इन मसूरी वाइल्ड नियर बाई विलेज रिमेन इकोनॉमिकली वीक, मीन्स मसूरी तो बढ़िया है, आसपास के जो गांव हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा वीक रह जाते हैं। एग्जाम्पल देखो आप, मसूरी देहरादून, उसके बीच में एक गांव, चलिए थानो ले लेते हैं। थानो किसी ने नाम सुना? थानो, थानो ये देहरादून और ऋषिकेश के बीच रूट में पड़ता है थानो। अब थानो से लोग काम करने कहाँ जाते हैं? देहरादून, बाकी अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मसूरी में ये काम करने चले जाएंगे लोग, क्योंकि मसूरी टूरिस्ट आ रहा है, ये गांव उतने डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। अगर यहाँ भी कुछ ऐसी लोकेशन, कुछ ऐसे पॉन्ड या फॉरेस्ट, कुछ ऐसी चीज़ें बना दे कि मसूरी के साथ साथ ये देहरादून के साथ एक लोकेशन ये भी ऐड हो जाए, तो लोग यहाँ जाएंगे, यहीं पे अपने होम स्टे, होटल्स जो बनाने हैं बना लेंगे, और ज़्यादा ऐसे माइग्रेशन या काम के लिए उन्हें नहीं जाना पड़ेगा। ये गांव और कमज़ोर हो जाते हैं और शहर और ज़्यादा बढ़िया हो जाते हैं। अच्छा, शहर और गांव की जो एक खाई है, जो एक रियलिटी मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए गांव में 100 लोग हैं, 100 बच्चे हैं, उसमें से मान लीजिए कि 30 लोग शरारती हैं, काम नहीं करना चाहते, या कम पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं है, कुछ नहीं करने चाहते, ऐसे लोग भी बहुत हैं। तो वो लोग हैं, और बाकी 70 लोग जो पढ़ते हैं, उसमें टॉपर भी हैं, आगे काम करना चाहते हैं, एस्पिरेशन है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कुछ भी बाहर जाना चाहते हैं, वो लोग पढ़ते हैं। अब जैसे पढ़ाई पूरी हुई, नौकरी का टाइम आता है, तो नौकरी बाहर ही लगेगी। सपोज सिटी में लगी, दिल्ली में लगी, ठीक, तो लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। वो लोग जो गांव में है वो 30 लोग रह गए, और 30 लोग कौन है? सब एक से एक महारथी हैं, जिसे बस बकैती करनी है, पूरे दिन मजे लेने हैं, काम वाम कुछ नहीं करना। और गांव एक तो पहले से ही पिछड़ा, ऊपर से उसमें 30 लोग वो वहीं पे परमानेंट स्टे करने लगे, तो वो उनसे आप देखो आगे तो बढ़ नहीं सकते, गांव और पीछे ही रहेगा। अब जो 70 लोग बाहर गए, बाहर कहाँ? दिल्ली गए, तो शहर दिल्ली थोड़ा सा पहले से ही सही है, एडवांस है, वहां पे ये 70 लोग और चले गए,
अच्छे ही लोग गए ज़्यादातर, तो वो उसको और आगे ले जाएंगे, तो शहर और अच्छा हो जाएगा, गांव और ज़्यादा नीचे चला जाएगा। आप ही लगा लो, आप हम कितने लोग जो गांव में अगर जन्म हुआ है तो गांव में कहाँ रहना चाहते हैं? कोई काम या कोई, सपोज आप मंत्री का एग्जांपल ले लो, किसी एमएलए एमपी का ले लो, वो किसी गांव से होगा, जैसे ही जीतेगा वहां के जो टाउन होगा या वहां आसपास कहीं शिफ्ट कर जाएगा, गांव में नहीं रहेगा। तो ये एक डिवाइड को बढ़ा रहा है, जबकि वो गांव में होता, उससे मिलने वाले वहां आते, सारी चीजें होती, तो रोड अच्छी होती, इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता। वो बाहर चला गया है, गांव कहीं भी चला जाए, गांव बस वोट देगा। तो ये भी एक रियल इशू है, ठीक है। नेक्स्ट है वीक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अब गार्बेज है, वो सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलिए, इन सबको देखते हुए सरकार क्या करेगी, इन्हीं सबके सॉल्यूशन लेके आएगी। अब आपको सॉल्यूशन देने हैं। सॉल्यूशन देने हैं आपको, चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। चलिए, one second। अब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था, तो ये तो ऐसी चीज है कि आप इको सेंसिटिव जोन या इन सब में जो कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट है, उसको अवॉइड ही करोगे। तो पहला तो आप पॉलिसी लेवल पे ले लोगे कि ये पॉलिसी, इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, ऐसी जगह पे काम नहीं होना चाहिए, जुडिशियल इंटरवेंशन या अलग अलग तरीकों से उस काम को नहीं होने देना चाहिए। जो कम्युनिटी है, जो लोकल लोग हैं, वो पार्टिसिपेट करके इनके जो डिस्ट्रक्शन है उसको रोके, ताकि फ्यूचर में ऐसा डिजास्टर या जो डिजास्टर होने की पॉसिबिलिटी रहती है वो नहीं आए। ये तो सिंपल आपने लिख दिया या बोल दिया, ठीक है, इसमें कुछ ऐड करने का है नहीं। दूसरा दूसरा था कि ओवर क्राउडिंग का जो इशू है, तो ओवर क्राउडिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो आपको काम करना ही है। एक तरफ अभी तो पहले मना किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनने देना, तो आप बोल सकते हो कि सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, ताकि जो ग्रीन होम स्टे हैं या फिर ग्रीन इस तरह की पार्किंग ये सब बनाई जाए, जो क्राउड है उसको एकोमोडेट आप कर पाओ, ठीक। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज, अभी सरकार ने बोला है कि जो जैसे आपके टूरिज्म के जो हॉटस्पॉट हैं, नैनीताल, मसूरी, टिहरी, यहाँ पे पीक सीजन में आपको प्री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। प्री रजिस्ट्रेशन कि सपोज आप पहले रजिस्टर कर लोगे और सब लोग रजिस्टर कराएंगे, तो सरकार को पता चल गया कि इतने लोग आने वाले हैं, हम उस हिसाब से कहाँ कहाँ स्पेस को मैनेज करना है। तो प्री रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग सीजन, ये एक सरकार का इनिशिएटिव है या पहल है, ये भी ठीक है, आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। तीसरा, ये क्राउड मैनेजमेंट का प्लान आपको बताया ही था, समझाया था, आप उससे क्राउड को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये न्यूज़ थी आपकी। उत्तराखंड मसूरी जाने के लिए करना होगा रजिस्ट्रेशन, बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक की समस्या के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। तो आप जहां जहां ऐसा नहीं है, आप उसको भी और बढ़ा सकते हो या बोल सकते हो कि हमें और जगह पे भी ऐसा किया जा सकता है। आप टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हो। टेक्नोलॉजी का कैसे? आप देखो, अगर कहीं पे रेड अलर्ट जारी हुआ या ऑरेंज अलर्ट है और टूरिस्ट जाना चाहता है उस जगह पे, तो वो क्या करेगा, जब वेदर अपडेट दिया आईएमडी ने, तो वो अवॉइड करेगा जाने का। तो उस टाइम पे जो सरकार है अपनी जो काम है उसको ऑर्गेनाइज कर सकती है। बाकी जब ग्रीन सिग्नल है कि हाँ, आईएमडी ने बोल दिया है कि ठीक है, मौसम साफ है, सब कुछ बढ़िया है, तो आप एक्सपेक्ट करके चलो कि लोग आएंगे, ठीक है, आगमन होगा। तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट करके चलना है पहले से ही। सिर्फ आपने एक डेटा से या टेक्नोलॉजी से इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया, छोटी सी चीज है लेकिन आइडेंटिफाई करोगे तो बढ़िया। डेटा ड्रिवन अगर ये चीज रहती है तो उसमें भी हेल्प मिलेगी, ठीक। ऑफ सीजन का हमने देख लिया है, सरकार क्या कर रही है। ऑफ सीजन के ये चैलेंजेस थे।
आपका कि सीजनल नेचर है, सीजनल नेचर के लिए वो टूरिज्म को बढ़ा ही रही है सरकार। जैसे ओली में स्कीइंग, स्नो ट्रैकिंग, स्नो लेपर्ड टूर जैसे नए प्रयास किए जा रहे हैं, ये विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। मोदी जी ने बोला है नो ऑफ सीजन पॉलिसी, कि उत्तराखंड में कोई ऑफ सीजन नहीं है, ना कोई ऑन सीजन है ना ऑफ सीजन है, पूरा एक ही सीजन है, 12 महीने नॉन स्टॉप टूरिस्ट को आने दो, प्रमोट करो इसको। सीजन ऑफ सीजन इस पॉलिसी में डिवाइड मत करो, सीधा सीधा है कि भाई 12 महीने ऑल वेदर आप यहां आ जा सकते हो। नई नई ऑफ बीट लोकेशन ढूंढो, कि जैसे गांव है तो विलेज टूरिज्म को बढ़ावा दो, गांव में विलेज टूरिज्म, वहां पे होम स्टे, इन सबको बढ़ावा दो। जो वहां के सपोज कहीं पे मेला लगता है, कोई फेयर है, फेस्टिवल है, आप उसको इतना प्रमोट करो कि लोग वहां पे जाएं, देखने जाएं। रमन वगैरह है, ठीक, जैसे नंदा देवी की अभी यात्रा है, नंदा देवी की यात्रा है, तो इस तरह के आप जो एनुअल या बहुत टाइम बाद आने वाले फेस्टिवल फेयर हैं उन सबको इतना प्रमोट करो। हरेला, कि लोग वहां पे जाएं, क्यों जाएं, चाहे वहाँ के कल्चर को या कल्चरल टूरिज्म को आप बढ़ावा दो। तो कल्चरल विलेज, कहीं पे खेती है तो उसको एग्रो टूरिज्म बोल दो, एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा दो। हॉर्टिकल्चर की क्रॉप देखने लोग आए, यही सारा एक्सपीरियंस आप बढ़ा दो, अच्छी कनेक्टिविटी दो, ऑल वेदर बना दो। ठीक है, ये हमने देख लिया है नेचुरल डिजास्टर, ये देखा है, देन ठीक है, ये सब अपना कंप्लीट है। तो फिर समाधान क्या निकलेगा? तो बोला ये कि आप एक तीसरी लोकेशन कहीं ढूंढ के दे दो जहां पे ये स्ट्रीट वेंडर खड़े हो जाए और टूरिस्ट भी वहां पे आके उनको पता हो, लोग आए खरीदारी करें, और यहाँ पे जो एक सस्टेनेबल तरीके से लाइवलीहुड है वो मैनेज हो पाए। आप सीधा सीधा मना मत कीजिए। ठीक, एक था लैक ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, एक ये भी है। सपोज कोई बंगाल से ही उत्तराखंड में कहीं गया है, वहाँ के लोकल लोगों को लैंग्वेज तो आती नहीं होगी, तो वो एटलीस्ट बात कर पाए, या फिर किसी को इतनी आती हो या कुछ इंग्लिश या कोई ऐसा मीडियम आता हो जिसके थ्रू वो बात एक दूसरे से कर पाए। अब तो वैसे फ़ोन भी है, आप फ़ोन में वॉइस कमांड दो, बोल दो, वो कन्वर्ट करके सीधे दूसरे को पहुंचा देगा कि ये बात है। लेकिन इस ट्रांसलेशन होने के लिए कम से कम फ़ोन तो, या इस तरीके से फ़ोन भी चलाना आना चाहिए, तो वो भी एक स्किल है, वो स्किल आनी चाहिए आपको। अगर देखिए उत्तराखंड, जो लोग पिथौरागढ़ से, पिथौरागढ़, आप स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 इसके तहत एक डिटेल्ड स्टडी की गई है। किसने की है? डियोलाइट की है शायद ये, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं पूरी इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, एक ऑथेंटिक सोर्स है, वो बहुत अच्छे से पूरे पिथौरागढ़ को उन्होंने इतनी डायमेंशन में समझाया हुआ है कि आपको खुद को नहीं पता होगा, सिर्फ टूरिज्म को समझाने के लिए। आप देखना, उसको जरूर पढ़ना, बहुत बढ़िया है। ठीक, चलिए ये हमने देखा वेस्ट मैनेजमेंट एंड कैरिंग कैपेसिटी। सरकार बोल रही है कि हम कैरिंग कैपेसिटी करेंगे हर जगह की, हर शहर की, कि सपोज ये देहरादून है, ये देहरादून है, यहाँ पे भाई 10 लाख लोग ही आ सकते हैं, तो हम ये लोग हैं, ये पीपल हैं, यहीं तक आने देंगे, इसके ऊपर जैसे होंगे हम इसको कहीं और मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक, कैरिंग कैपेसिटी का असेसमेंट कराना ज़रूरी है कि हर शहर का पता हो हमें कि यहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं, रुक सकते हैं और सही तरीके से रह सकते हैं। उससे ज़्यादा होंगे तो हम एंट्री नहीं देंगे। ठीक, और टूरिज्म के लिए हमें क्या करना है कि एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, इन सबको भी बढ़ावा देना है। होम स्टे और कम्युनिटी बेस्ड मॉडल को भी प्रमोट करना है, ताकि जो होम स्टे है ये एक तरह से ग्रीन तरीके से रहते हैं, कुछ नया कंस्ट्रक्शन नहीं है, जिस घर में लोग रह रहे थे उसी घर को वो कुछ टाइम के लिए आपको रेंट पे दे देते हैं, तो कुछ ऐसा डेवलपमेंट भी नहीं करना, तो होम स्टे को आपको बढ़ावा देना है।
बस छोटी मोटी फैसिलिटी यहाँ पे बनानी है और पर्यावरण के कंटेक्स्ट में ही हमें विकास करना है, बाकी ऐसा कुछ माइंडलेस विकास नहीं करना है। लोकल लोगों को वहाँ पे रोजगार देना है ताकि माइग्रेशन नहीं हो, वहाँ पे ट्रैकिंग, एडवेंचर, गाइडिंग, इन सब जो पेशे हैं, ये जो काम हैं, इनसे रिलेटेड जो काम है वो वहीं के लोकल के लोगों को मिल पाए। अब टूरिज्म का जो पॉलिसी है हमारी 2023 की है, 2030 का उसमें कुछ टारगेट है, आपको याद रखना है कि लगभग 15% जीएसडीपी का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है हमें टूरिज्म का। अभी कितना है अब आप बताइए, ठीक। उत्तराखंड इतना इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, पीपीपी से इतना, इससे इतना, ये इतने काम का नहीं है। टूरिज्म एंड इज सपोर्टिंग इंडस्ट्री टू एम्प्लॉय 20 लाख पीपल इन उत्तराखंड विद वीमेन अकाउंटिंग एटलीस्ट 30% ऑफ द वर्कफोर्स। मतलब 2030 तक 20 लाख लोग उत्तराखंड में टूरिज्म इंडस्ट्री में या इस इंडस्ट्री में काम करेंगे और उसमें से भी 30% लगभग 6 लाख लोग महिला होंगी, ठीक। टू फैसिलिटेट स्किल डेवलपमेंट ऑफ 10 लाख वर्कर इन टूरिज्म एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री। हमें इनमें स्किल डेवलपमेंट भी करना है। अभी इसके पहले जो स्किल की प्रॉब्लम थी जैसे लैंग्वेज वगैरह की, वो भी सिखानी है। टू इंक्रीज एवरेज लेंथ टू स्टे इन टूरिस्ट टू 4 to 5 days। अभी क्या है, एक एवरेज निकाल लो आप, कितने आते होंगे लोग, 1 से 2 दिन रहते होंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहते। अगर जितने टूरिस्ट आ रहे हैं सिर्फ उतने भी आए और जितने दिन रह रहे हैं उसको आप डबल कर दो कि 2 दिन रह रहे हैं, 4 दिन रुकने लगे, तो जो पैसा सपोज वो 1000 रुपये खर्च कर रहे थे तो उनके लगभग 1500 रुपये खर्च हो ही जाने हैं और 2 दिन रुकने में। तो हमें जो उनका एवरेज स्टे ड्यूरेशन है या लेंथ है उसको बढ़ाना है, ठीक। टू इंक्रीज फॉरेन टूरिस्ट विजिट एज द प्रपोर्शन ऑफ नॉन रिलीजियस टूरिस्ट 5%। अभी एक चैलेंज यही था ना कि टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म ज़्यादा हो रहा है कि लगभग जो टूरिस्ट आते हैं उसमें से 50 लाख लोग हर साल 4 धाम यात्रा पे आते हैं, तो वो तो रिलीजियस हुआ। नॉन रिलीजियस टूरिज्म अगर बढ़ेगा, जैसे योगा के लिए आते हैं ऋषिकेश में, ठीक है, तो वो किसी भी मौसम में आ सकते हैं, तो वो सब चीज़ें अगर बढ़ेंगी तब यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा, ठीक। टू रीच 50 लाख फॉलोअर ऑन ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल ऑफ उत्तराखंड टूरिस्ट डेवलपमेंट बोर्ड। ये तो जो सोशल मीडिया हैंडल है उसमें 50 लाख फॉलोअर बढ़ाने हैं, ठीक। उसके लिए नए नए शॉर्ट्स बनाओ तब डलेंगे, ये सब होगा। तो उसके लिए आप शॉर्ट्स वॉर्ट्स बनाओ, तो सरकार सब चीज़ें जानती है, अपने आईटी सेल से बोल दो, है ना, वो प्रमोट कर देगा इसको। इसमें क्या है, 50 लाख तो हो ही जाएंगे, 5 मिलियन। सरकार की योजना है दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, कि होम स्टे को विकास करना, हम ग्रांट देंगे, पैसे देंगे आपको, 33% तक पूंजी देंगे ताकि आप अपने घर का रिनोवेशन करा पाए। ट्रैकिंग ट्रैक्शन स्कीम, इसमें क्या है, जो ट्रैकिंग रूट्स हैं और जो गांव हैं उन्हें आपस में जोड़ा जाएगा कि ये पहाड़ पे जाने का रास्ता है, ये गांव है, इसे आपस में जोड़ दोगे तो लोग इसके थ्रू यहाँ पे रुक भी जाएंगे, ट्रैकिंग भी हो जाएगी और फायदा होगा। उत्तराखंड टूरिज्म एंटरप्रेन्योर इंसेंटिव स्कीम, जो स्थानीय लोग हैं उन सबको सब्सिडी या फिर स्टाम्प ड्यूटी इन सब में छूट दे के और ज़्यादा प्रमोट करना। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देना, एक पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक। तो ये था आपका उत्तराखंड टूरिज्म। अब कहानी आपके दिमाग में क्लियर नहीं हुई, मैंने जो आपसे स्टार्टिंग में बोला था, बस अब आपको उसको पहले विजुअलाइज करना है कि आप हो और मैं हूं, ठीक है। एक मैं हूं, एक आप हो। आप लोग जाते हो कहाँ, नैनीताल, मसूरी, मैं पहुंचता हूं सपोज गुप्त काशी, ठीक है। अब यहाँ से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। क्या प्रॉब्लम थी कि आपको ट्रैफिक का इशू था, ट्रैफिक का कंजेशन का इशू था, मुझे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू था, ठीक। मुझे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जब मैं वापस आ रहा था तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, सीजनल, कि किस सीजन में गए हो आप, और फिर वहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज़ या डिज़ास्टर वगैरह तो नहीं हो रहे हैं।
ठीक, यही सारी प्रॉब्लम थी, और तो ऐसा कुछ नहीं था। अब इन सब में आप ये फिट करते जाइए कि आप और मैं, हम जाते हैं, ठीक, तो हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड में इन दो जगह ही जाए, कुछ यहाँ पे जो ऑफ बीट जगह है यहाँ भी जाए, तो हमें डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें बस सोचना चाहिए कि नैनीताल जाना है या फिर यहाँ पे जाना है। तो एक पॉइंट ये हुआ। दूसरी चीज़, जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे तो बन रहा है कर्णप्रयाग तक, उसकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी फैसिलिटीज़, होटल वगैरह होना चाहिए, ठीक। अब वहाँ पहुँच ही जाते हैं तो ऐसे नहीं कि किसी एक सीज़न में ही जाएं, 12 महीने जा पाए, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरीके की वहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह होनी चाहिए। अगर हम टूरिज़्म वहाँ पे या स्पिरिचुअल टूरिज़्म के लिए सिर्फ विंटर में ही या फिर मई जून में ही जा रहे थे, तो कुछ ऐसा सिस्टम जैसे 4 धाम यात्रा को ऑल वेदर कर दिया है, तो वो सीजनल से पेरिनियल हो जाएगी, 12 मासा हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, जो डिजास्टर वगैरह है, उसको भी मिनिमाइज करना या फिर अर्ली वार्निंग देना, कम्युनिटी को डेवलप करना, विलेज लेवल पे विकास करना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसको प्रमोट करना, ताकि ये सारी चीज़ें रुक पाए। ये हुआ। अब आप गए थे कहाँ, नैनीताल, मसूरी, वहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट, टूरिज्म को अच्छे से रेगुलेट करना, ताकि जो भगदड़ हुई थी, भगदड़ नहीं हो पाए, ठीक। रेगुलेशन, क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक, ठीक है, पॉल्यूशन वगैरह तो उसी से कवर हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम, अब आप पीछे जितनी भी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम देख लो, लगभग यही प्रॉब्लम है। आप खुद से इसको विजुअलाइज कर सकते हो। दो लोग अलग अलग जगह जाएं, एक इस साइड में जा रहा है, एक उसमें जा रहा है, ठीक है। कुछ इमेज आपके दिमाग में बन गई होगी। यहीं तक इसको रखते हैं। जो लोग ऐसे लिखने वाले हैं, तो ऐसे के लिए देखिए, आपके लिए इससे ज़्यादा आप कुछ मत पढ़ना चक्कर में। अगर आपको इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन देना है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से देना है, ये अलग अलग इंट्रोडक्शन आपके लिए रखे हुए हैं। डेटा से आपको देना है, तो स्टार्टिंग की जो स्लाइड थी कि पिछले इतने साल में इतना टूरिस्ट आया, 23 साल में, सॉरी 3 साल में 23 करोड़ टूरिस्ट आए हैं, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, किसी डिजास्टर से, किसी भी चीज़ से, जो भी पूछा जाए वहाँ से। अब पॉइंट आपको लिखने हैं, तो पॉइंट जनरली चैलेंजेस ही हैं। बेनिफिट पूछेगा, तो बेनिफिट तो चलिए बेनिफिट भी देख लेते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट्स, चलिए बेनिफिट्स देखते हैं। पहला, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है कि वहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर हैं, होम स्टे वाले हैं, होटल्स हैं, गाइड हैं, ठीक है, टूर ऑपरेटर हैं, राफ्टिंग है, ये सब वहाँ पे उनको रोजगार मिलता है लोकली। 4 धाम यात्रा और इस तरह के टूरिज्म से उत्तराखंड में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिल स्टेशन को ही फायदा मिलता है, बाकी जो रिमोट एरिया हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गुप्त काशी, ऊखी बट, आदि कैलाश, ठीक है, उन सबको भी बढ़ावा मिलता है। अदरवाइज लोग वहाँ पे कम ही जाते, ठीक है। जो दूसरे छोटे इलाके हैं उसमें भी वृद्धि होती है। जैसे कुछ टाइम पहले देखा गया है कि 2015 में केवल 200 पर्यटक आते थे, कहाँ, व्यास वैली में। अब 2024 में लगभग 30,000 हो गए हैं। तो आप एक डायग्राम देख सकते हो कि जहाँ पे सिर्फ 200 लोग आते थे, ये ज़्यादा बड़ा बना दिया मैंने, इसको कम ही रखना, ठीक है, इतना ही रखना। 200 लोग, आज वहाँ पे 30,000 लोग आ रहे हैं। कितने साल में आए हैं अंतर, सिर्फ 9 साल में, 2015 से 2024। इसको आप ड्रॉ कर सकते हो, व्यास वैली, व्यास वैली की केस स्टडी ऐसे में भी ड्रॉ कर देना।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसको लिख सकते हो तो उससे फायदा ही हुआ होगा, ठीक है। टूरिस्ट फुटफॉल इन रिमोट ब्यास वैली इन उत्तराखंड अप फ्रॉम 200 to 30,000 इन 10 ईयर्स। ये आपकी रिपोर्ट भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया की होगी शायद, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की। ऐसे ही जो स्थानीय वहाँ का हुनर है, जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको भी बढ़ावा मिलता है। कुछ वहाँ पे लोग बनाते हैं लोकल, कुछ वहाँ का खाना है, छोटे छोटे उद्यम हैं, कुछ ये बनाते हैं पोट्री, शॉल वगैरह, इनको भी बढ़ावा मिलता है। यहाँ के डांस या फिर जो कपड़े हैं कलरफुल हैं, तो ये भी एक तरह से प्रमोट होते हैं। इनकी भी अगर परचेज बढ़ती है, लोग खरीदते हैं, तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो लोग यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे, बनाएंगे तो कुछ ना कुछ उनको पैसे मिलेंगे, इनकम जनरेट होगी, ठीक है। ऐसे ही पहाड़ी राजमा, राजमा बहुत खाते हैं। आपके जो फ्रूट्स हैं, हॉर्टिकल्चर है, सेब हैं, कोई मेडिसिनल प्लांट हैं, उन सबको भी बढ़ावा मिलेगा। लोग आएंगे तो टूरिज्म के उसमें वो खरीदारी भी करेंगे और उसको फिर प्रमोशन भी करेंगे, ठीक है। देन आर्थिक विकास में तो फायदा देंगे ही। ये मोदी जी की यात्रा हुई, उससे क्या हुआ, वहाँ पे टूरिज्म आदि कैलाश वगैरह में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो एक मोदी लहर है वो टूरिज्म में भी देखने को मिलती है। वो कहीं चले जाते हैं तो टूरिज्म बढ़ जाता है, वो कहीं कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं तो किसी एक देश का टूरिज्म ठप भी हो जाता है। आप बताइए कौन सा देश था वो? लक्षद्वीप में मोदी जी बैठे थे। दूसरा देश बताइए जहाँ पे उनके बैठने से वो पूरा देश की लगभग टूरिज्म की इकोनॉमी की रीढ़ टूट गई थी, ठीक है। अब जाके वो थोड़ा सा सही हुए रिलेशन, तब जाके चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए हम फिर अपना चलते हैं वहीं पे। ये आपका पेजेस हैं, जितने भी पेज हैं आपके, आपने इंट्रोडक्शन दिया, यहाँ पे उसके फ़ायदे बताएं, अगर पूछा जाए तब पूछेगा वैसे। फिर आपने चैलेंजेस लिखे, चैलेंजेस क्या है, 1 2 3 4 करके आप लिखे। कहीं पे आपने डायग्राम ड्रॉ किया, एक इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ किया कि आप नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, आपका बाकी टिहरी और उत्तरकाशी, तो यहाँ टूरिज्म नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है, ज़्यादा है, ऐसे 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 करके इसको भी ड्रॉ कर सकते हो आप, है ना। ये सब ड्रॉ करते 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 आप लिखते हुए चैलेंजेस पहुँचे फाइनल में। फाइनल में आप सब कुछ सस्टेनेबल टूरिज्म, बैलेंस ग्रोथ, ठीक है, बैलेंस डेवलपमेंट, माइंडफुल डेवलपमेंट, सारी अच्छी अच्छी है, ग्रीन डेवलपमेंट, इन सब कीवर्ड्स के साथ कंक्लूजन कर देना। पॉइंट एग्जाम्पल आपके पास बहुत है। सिंपल क्या करना है आपको, सपोज चैलेंज लिखा आपने ट्रैफिक, ट्रैफिक यहाँ पे लिखा कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ रही है, और पॉइंट याद ना है तो सीधा एग्जाम्पल लिख दो कि फॉर एग्जाम्पल उत्तरकाशी नहीं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखी गई, है ना। तो पॉइंट एग्जाम्पल ऐसे चलते चलते आप ऐसे लिख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको सही लगी तो आप बता सकते हैं, फिर दूसरा कोई ऐसा ही टॉपिक जो बहुत रिलेवेंट हो उस पर हम वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।